जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और ये उसका तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। देखिए, जो लोग नए हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग हिस्ट्री की सीरीज देख रहे हैं, जिसका यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इतिहास के कालखंडों को समझा था, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें हम लोगों ने नवपाषाण काल तक समझ लिया था। उसके बाद सेकंड वीडियो आता था हमारा किसका, आद्य ऐतिहासिक काल से हड़प्पा सभ्यता का, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन मुझे लगा कि उसे समझने के पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सेकंड वाला वीडियो हम लोगों ने वही देखा था जिसमें हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। उस वीडियो में हम लोगों ने केवल एक इंट्रोडक्शन देखा था और यह समझा था कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। आज हम लोग स्पेशल तौर पर पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, भवन और स्मारक, इन सबको समझेंगे कि इनके माध्यम से ऐतिहासिक चीजों के बारे में पता कैसे लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग क्या करते थे कि व्हाइट बोर्ड पर मैं आता था, चीजें लिखता था, वीडियो बड़ा हो जाता था, इस वजह से आप लोगों का रिस्पॉन्स शायद कम मिल रहा था। मैंने इस बार कोशिश की है कि काफी सारी चीजें मैंने बोर्ड पर लिख दी है, बस एक्सप्लेन करना है, इतना ही एनफ नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लास्ट तक रहिएगा वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। और एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दूंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में स्पेशल तौर पर बात होगी पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जैसे कि ग्रंथ वगैरह हो गए, कोई लिपियां हो गई, तो ये सब आपके साहित्यिक स्रोत में आते हैं। ऐसे साक्ष्य जो पुरातत्व के रूप में विद्यमान हो, जैसे कोई अभिलेख हो गया, भवन हो गया, स्मारक हो गया, चित्रकलाएं वगैरह हो गई। तो सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है जैसे कि आप लोग कोई अभिलेख वगैरह देखेंगे तो उसमें जिस शासक के टाइम पीरियड का वहां होगा, उसके द्वारा किए जाने वाले शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में और उस समय की समाज के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि जो अशोक का अभिलेख है, भारत में पाया जाने वाला सबसे पुराना अभिलेख अशोक का है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर जाने तो विश्व में जो सबसे पहला अभिलेख मिला है वह कहां मिला है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में बोगज कोई का एक अभिलेख है जिसमें क्या हुआ है कि वैदिक देवताओं के नाम के बारे में पता चला है, जैसे इंद्र हो गए, वत्स हो गए, वरुण हो गए, इन सब के बारे में पता चला है कि ये देवता पहले विद्यमान थे, माने जाते थे। और अगर हम लोग बात करें बोगज कोई अभिलेख का, तो उसके माध्यम से ऋग्वेद के समय काल को जानने में भी बहुत सारी हेल्प मिली है। तो वैश्विक तौर पर अगर बात करें कि सबसे पहला अभिलेख कौन सा है, सबसे पुराना, तो वो मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख है। अब हम लोग इंडिया में आते हैं। इंडिया में सबसे पुराना मिलता है किसका? अशोक का अभिलेख। बहुत सारे पॉइंट मैंने यहां पर लिख रखे हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पर नहीं हो सकती। यह वीडियो पूरा का पूरा लेक्चर के तौर पर होना चाहिए। अशोक का अभिलेख मिला, तो अशोक के अभिलेख के तहत अगर हम लोग देखें तो वो कुल 3 भाषाओं में मिला। कौन कौन सी? ग्रीक भाषा में, ब्राह्मी भाषा में और खरोष्ठी भाषा में। अब बात आती है कि सर अशोक के जो अभिलेख हैं इनमें क्या विशेषताएं हैं? इनके जितने भी अभिलेख हैं, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अशोक का काल पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीजें डीपली समझेंगे। अभी हमें सिर्फ वो जानना है जो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो ऐतिहासिक स्रोतों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात आती है कि क्या इनके अभिलेख को पढ़ा गया है? तो जी हाँ, इनके अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो बात आती है कि क्या सर वह कौन सी लिपि का था? ब्राह्मी था, खरोष्ठी था या अरामीक था? ठीक, ब्राह्मी था, खरोष्ठी था या ग्रीक था? तो जो ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है, सबसे पहले 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखिए, अशोक का जो कार्यकाल था ना,
उसमें अशोक अपने आप को देवा नाम प्रियदर्शी बोलते थे। उनके जितने भी अभिलेख मिले हैं सब में उनका नाम यही है, देवा नाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं को प्रिय। लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं, गुर्जरा का अभिलेख और मस्की। हाँ, गुर्जरा और मस्की ये दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, गुजर्रा कहते हैं उसको। इन दोनों में राजा अशोक का नाम दिया गया है। और बाकी अभिलेखों में क्या है? बाकी अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से जाने गए हैं। अब बात आती है कि अशोक के जो अभिलेख हैं कितने प्रकार के थे? वो दो प्रकार के थे, निजी और सरकारी। ठीक है, निजी और सरकारी दो प्रकार के अभिलेख होते थे। उनके बारे में भी हम लोग आज डीपली बात करेंगे। तो अभिलेख से रिलेटेड जो पॉइंट थे हम लोगों ने देख लिया, और कुछ भारत के ऐसे अभिलेख हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम हम लोग लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर चार्ट बना रखा है, शासक का नाम लिखेंगे और उसमें किए गए वर्णन हम लोग लिखेंगे। मैंने कोशिश की है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन अभिलेखों को मैंने यहां पर नोट डाउन किया है। उम्मीद करता हूं कि पसंद आएगा। उसके बाद हमारा निकल के आता है स्मारक एवं भवन। इससे क्या होता है कि प्राचीन भारत की वास्तुकला पर, आर्किटेक्चर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उस समय के मंदिर कैसे बनते थे, भवन कैसे बनाए जाते थे, स्मारक कैसे बनाए जाते थे, इन सब के बारे में बात की गई है। किसमें पता चलता है हमें? स्मारक और भवन के तहत। वास्तुकला अगर हम लोग बात करें उस समय मंदिर बनाने की, तो तीन फेमस थी। कौन कौन सी? पहली थी हमारी द्रविड़, दूसरी थी हमारी नागर शैली और तीसरी थी वेसर शैली। अगर हम लोग नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे वो सारे नागर शैली में बनाए गए हैं, और दक्षिण भारत के जितने मंदिर बनाए गए हैं वो सबके सब द्रविड़ शैली में। वे मंदिर जिनमें द्रविड़ और नागर इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है वह वेसर शैली कहलाती है। मंदिर निर्माण की वेसर शैली किसे कहते हैं? अगर प्रश्न बनता है तो आप लोग आंसर में लिख सकते हैं, मंदिर निर्माण की वह पद्धति या वह शैली जिसके अंतर्गत नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को मिक्स करके बनाया जाए उसे हम लोग वेसर शैली बोलते हैं। अंशतः यह भारत के मध्यवर्ती इलाकों में यूज की जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जो विंध्य की श्रेणियां हैं और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, इन जगहों पर वेसर शैली का प्रयोग किया जाता था। और विंध्य के ऊपर और जम्मू कश्मीर तक उत्तर भारत जो है वहां पर हमारी कौन सी शैली चलती थी? नागर शैली चलती थी। लेकिन सतपुड़ा के नीचे तमिलनाडु तक अगर हम लोग बात कर लें, कन्याकुमारी तक, तो वहां चलती थी हमारी कौन सी? द्रविड़ शैली। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी में भी बनते हैं। तो क्या जाना हम लोगों ने, जो भवन और स्मारक हैं उससे वास्तुकला का प्रभाव पड़ता है कि उस समय की वास्तुकला क्या थी। अब बात आती है सिक्कों की। सिक्के भी कई प्रकार के थे। देखिए क्या होता था कि कुछ शासक सिक्के चलाते थे, कुछ नहीं चलाते थे। जब से शासन पद्धति स्टार्ट हुई उसके पहले क्या था, जैसे आप लोग अगर जानेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में कोई सिक्का नहीं मिला है। वहां पर मनका और मोहर से व्यापार होता था, मोहरें चलाई जाती थी। व्यापार का माध्यम जो विनिमय का माध्यम था वह जैसे आजकल हम लोग नोट चलाते हैं, सिक्के चलाते हैं, करेंसी चलती है, वो प्रक्रिया उस समय नहीं थी। धातु के सिक्के चलाए जाते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सिक्के भी नहीं मिले हैं। यह प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत का वह कौन सा कालखंड है जहां कोई भी सिक्का का साक्ष्य नहीं मिलता है? तो वह है हड़प्पा, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। वहां पर क्या होता था कि जैसे व्यापार वगैरह होते थे तो उन सब में मनका और मोहरों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आते हैं आहत सिक्के। ये आहत सिक्के क्या होते हैं सर? आहत सिक्के वे सिक्के होते हैं जिन पर हथौड़ा मारकर या आघात करके उन्हें सिक्का के रूप में ढाला जाता है। उन पे कोई लिखित चीज नहीं होती और कोई परमानेंट सिंबल नहीं होता कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या उस समय के शासक की तरफ से इशू किया गया हो। वे आहत सिक्के होते थे, एक वजन के भी नहीं होते थे, एक माप तौल के भी नहीं होते थे। बस अनुमान के आधार पर आकार उनका निर्धारित कर लिया जाता था और उन पर आघात किया जाता था। इस वजह से उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। तो फिर सर भारत में ये जो लिखित सिक्के हैं, लेख वाले सिक्के, ये कब आए? तो ये जब आप लोगों ने इतिहास, अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये चीज, जब उत्तर पूर्वी भारत पर
बैक्ट्रिया के हिंद यूनानी शासकों ने अधिकार कर लिया, तो वो बैक्ट्रिया से ये प्रणाली लेकर आए थे कि वो लेख वाले मुद्रा चलाते थे, लेख वाले सिक्के। तो भारत के लोग आप सभी जानते हैं कॉपी करने में माहिर हैं। तो उस समय के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने उन्हीं हिंद यूनानी शासकों से जो बैक्ट्रिया के थे, उत्तर पश्चिम पर अधिकार किए हुए थे, उनके द्वारा वो सीख लेकर भारत में भी लेख वाले मुद्दे सिक्के चलाए जाने लगे। तो ये थोड़ा हम लोगों ने डीपली चीजें देखी। पहले हम लोगों ने अभिलेख को समझा, फिर हम लोगों ने भवन और स्मारक को समझा, फिर सिक्कों को समझा। अब बात आती है मूर्ति कला की। मूर्ति कला में क्या होता है कि उस समय की आस्था के बारे में पता चलता है कि लोग उस समय किस देवी देवता की आस्था करते थे, क्या उस समय मूर्ति पूजा प्रचलित थी या नहीं थी, इन सब के बारे में पता चलता है। किससे? वहां की मूर्तियों के द्वारा। और जो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सिक्के देखा, इससे व्यापार प्रणाली के बारे में पता चलता है, आर्थिक दृष्टि का पता चलता है कि उस समय के लोगों की सोच क्या थी, व्यापार कैसे होता था। भवन और स्मारक से उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है, वास्तुकला के बारे में पता चलता है। अभिलेख के माध्यम से हम लोगों ने देखा उस समय की राजनीतिक स्थितियां। बहुत सारे शासक ऐसे हुए हैं कि वो स्तंभ लेख बनवाए हैं और शिलालेख बनवाए हैं, उन पर अपने विजयों का पूरा वर्णन करवा दिए हैं। तो उस समय की पूरी राजनीतिक स्थिति, हर स्थिति के बारे में अभिलेखों से पता चला है। अब बात आती है चित्रकला की। चित्रकला में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में मिलने वाला सबसे पहला चित्रकला कौन सा था? भीमबेटका गुफा में चित्रकला मिली थी, मध्य प्रदेश के। अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो कभी महाराष्ट्र जाइएगा, तो वहां पर पास में ही पड़ता है अजंता की गुफाएं, वहां घूमिए, एलोरा की गुफाएं हैं, सब जगह चित्रकलाएं ही बनाई गई हैं। तो अब बात आती है कि सर ये चित्रकला हमारे इतिहास को कैसे दर्शाता है? तो यह क्या होता है इसके माध्यम से कि उस समय के जीवन शैली के बारे में हमें पता लगता है कि लोग उस समय सोचते क्या थे, रहते कैसे थे, जो चीजें वो देखते थे, जिसका वो यूज करते थे, उसे वो दीवालों पर उकेर देते थे, दीवालों पर वो उस पर चित्रकला के रूप में दर्शाते थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, भीमबेटका की जो गुफा है, पाषाण काल में, वहां पर नवपाषाण काल में क्या मिला था? चित्रकला मिली थी। और उसमें क्या था? एक टूटा फूटा प्रकार से ऐसे करके, शायद आप लोगों को दिखे, ऐसे करके क्या था, ये उन्होंने हाथी बना दिया था और यहां पर एक ऐसे व्यक्ति खड़ा कर दिया था, इसके हाथ में हथियार दे दिया था कि एक व्यक्ति हाथी का शिकार कर रहा है। ये चीज कहां पर है? भीमबेटका में। तो ये समझ में आता है कि उस समय के लोग खाद्य संग्राहक थे। मैंने आप लोगों को बताया है, आखेटक थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे, अपनी भूख मिटाते थे। उसको उन्होंने दर्शाया तो बखूबी हमें पता लगा कि लोग शिकार करते थे उस समय। इसी तरह से जो अजंता की गुफा है, वहां पर मरणासन्न राजकुमारी को दर्शाया गया है, दीवालों पर शिशु और माता को दर्शाया गया है। तो ये हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में इंडिया का कल्चर क्या था, लोग कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझा। अब आएंगे बोर्ड पर, सेम जो मैं बोला हूं यही लिखा होगा, बोलता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन कर लें। बोर्ड पर मैंने वही चीजें लिखी हैं जो आपके लिए लिखने की इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें जो मैं बोला हूं, आई होप कि आप लोगों ने उसे नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार बैक करेंगे और जो पॉइंट मैंने बोले हैं उन सबको नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके मेंस में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो इससे बेटर लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, कम टाइम में विस्तृत जानकारी। आइए बोर्ड पर आते हैं। पुरातात्विक स्रोत का सबसे पहला स्तंभ हमारा कौन सा है? अभिलेख। सबसे प्राचीन मध्य एशिया के बोगज गोई से प्राप्त हुआ है। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ्य का नाम आता है, मैं बोल चुका हूं। ऋग्वेद की तिथि के बारे में जानकारी मिलती है, ऑफकोर्स मैं बता चुका हूं। भारत में सबसे प्राचीन अशोक के अभिलेख हैं जो ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक में लिखे गए हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताया, जैसे कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। और कौन सी लिपि को पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? निजी और सरकारी। ठीक, ये सारी चीजें हैं।
अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये आप लोगों को जितने मैंने 6 या 7 लिख रखे हैं आपको डिट्टो इसी तरह से याद कर लेना है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाइए और चीजें रिवाइज करके जब आप एग्जाम देने जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल शासक ने बनवाया और अपने शासनकाल की सभी प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया। जूनागढ़, जिसे गिरनार का अभिलेख भी बोलते हैं, यह अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का, और विजयों और व्यक्तित्व का वर्णन किया है। जूनागढ़, गिरनार एक ही अभिलेख है, याद रखेंगे। किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने। इसने अपने विजय और व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करवाया। देखिए, जो अभिलेख होते हैं ना, उनमें अपनी ही तारीफ ज्यादा से ज्यादा की जाती है। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, याद के रूप में किया जाता है। नासिक का जो अभिलेख है गौतमी बलश्री ने बनवाया। सातवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। यूपीएससी में यह प्रश्न बना था, निम्न में से किस अभिलेख में सातवाहन कालीन घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है? उनमें से एक ऑप्शन था नासिक अभिलेख। और यूपीएससी अगर और आपको फंसाना चाहे तो वो प्रश्न बना देगा कि निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाए गए अभिलेख में सातवाहन कालीन घटना के बारे में बात की गई है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, तो गौतमी बलश्री। ठीक। प्रयाग स्तंभ लेख बहुत फेमस है, समुद्रगुप्त का। विजयों और नीतियों का वर्णन किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहां था? कौशाम्बी में था, फिर प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया। अकबर द्वारा बनवाए गए किला के अंदर अभी भी वह विद्यमान है, लोग देखने जाते हैं। जब मैं पता है आप लोगों को, जब मैं मेडाइवल हिस्ट्री में पहुंचूंगा ना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक बार में वीडियो में याद करवा दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कहीं से भी बोरिंग नहीं है। बस आप लोग अगर मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं, बस आप लोग साथ में रहिए। चलिए, ग्वालियर का अभिलेख भोज प्रतिहार ने बनवाया। गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में देखिए, 2 पॉइंट निकल के आया। बनवाया किसने, अर्थात लिखवाया किसने ग्वालियर अभिलेख को? भोज प्रतिहार शासकों ने, लेकिन गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में लिखवाया। मंदसौर का अभिलेख यशोवर्मन ने बनवाया, अपनी सैनिक उपलब्धियों के बारे में। सॉरी। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये जो यशोवर्मन है ना, ये मालवा नरेश थे। मैंने यहां नहीं लिखा है, आप लोग याद कर लेंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। मालवा नरेश यशोवर्मन ने मंदसौर अभिलेख लिखवाया और इसमें अपनी सैनिक उपलब्धियों को उन्होंने लिखवाया था। मैंने बोला था आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगा ना, अब इसी से पता लगेगा कि कितने लोग वीडियो पूरा देखते हैं। अब यहां से एक प्रश्न मुझे याद आ गया पिछले वीडियो का। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। इसमें हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध के बारे में बात की गई है। हर्षवर्धन एक ऐसे प्रतापी शासक थे, बात करूंगा यार मैं इन सब के बारे में, लेकिन इंटरेस्ट जगता है ये सारी चीजें देखकर। बहुत बड़े दानी थे, इन्होंने बहुत सारी विजय की, दक्षिण भारत पर विजय के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां पर इन्हें एक शासक रोकता है जिसका नाम क्या है? पुलिकेशन द्वितीय। तो इनके दरबारी कवि कौन थे? पुलिकेशन द्वितीय के, सॉरी माफ करिएगा, हर्ष के। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने लिखा है हर्ष चरित। उस कवि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं वो नहीं बताने वाला हूं। उन्होंने क्या किया था ना कि हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध को दर्शाया ही नहीं था। मैंने बताया ना कि देखिए क्या है, जैसे आजकल चलता है कि जो कवि वगैरह हैं वो चापलूस हो जाते थे। जिस शासक के राज्य तंत्र में वो रहते थे, जिसकी छत्र छाया में वो निवास करते थे, जायज सी बात है वो उसकी तारीफ करेंगे, मुहरे गैन करेंगे। तो जो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, पता नहीं आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, बाणभट्ट उनका नाम था। उन्होंने हर्ष चरित लिखा है, हर्ष के जीवन काल के बारे में वर्णन किया है और उन्होंने यह नहीं लिखा है कि राजा हर्ष पुलकेशन द्वितीय से पराजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शासक की इसमें मानहानि हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो यह है चापलूसी किसकी? बाणभट्ट की। तो पुलकेशन द्वितीय ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं अभिलेख लिखवा दूंगा। तुम्हारी जो कृतियां हैं कहीं डूब सकती हैं, लेकिन मेरा अभिलेख कभी न कभी लोगों को मिलेगा। इस बंदे ने क्या किया, पूरा एहोल में एक अभिलेख ही बनवा दिया पुलकेशन द्वितीय ने कि मैंने हर्ष को पराजित किया है। जाओ बाणभट्ट तुम लिखो चाहे ना लिखो अपनी कृति में, ठीक। तो ये याद रखेंगे, एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय ने लिखवाया, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध के बारे में। आइए अब आते हैं स्मारक और भवन में। उम्मीद है कि अभिलेख आप लोग समझ गए होंगे।
यार मैं क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, बस आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए। बुरा लगता है जब आप लोगों का व्यू नहीं आता, आप लोग कमेंट नहीं करते, बट कोई नहीं, मेरा तो काम ही है, मैं लेक्चर देता रहूंगा। आप लोग लें ना लें आपके ऊपर है, बाकी एग्जाम देकर आएंगे पता चलेगा। सेकंड आता है स्मारक एवं भवन वास्तुकला पर प्रभाव। उत्तर भारत में जो शैली है, कई बार पूछा गया है, नागर शैली। ये मंदिर निर्माण की शैली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली द्वारा हुआ, तो नागर शैली से। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से। मध्य भारत में वेस्तर शैली। वेस्तर शैली कौन सी शैली होती है, ऐसे मंदिर निर्माण की शैली जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिक्स करके बनाया जाए। जब मैं आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर की क्लास लूंगा, कला और संस्कृति की, उस समय मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा मंदिरों का, यो करके। आता तो नहीं मुझे, लेकिन मैं बताऊंगा गोपुरम क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, मेन गेट क्या होता है, सारी चीजों को, तोड़ क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान मत होंगे, जो वर्ड मैं दे रहा हूं बस याद करते रहिए। जावा का प्रसिद्ध स्मारक बोरोबुदुर, ये मैंने शायद नहीं बोला था अभी मौखिक रूप में स्टार्टिंग में। जावा कहां पर पड़ता है, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में पड़ता है। वहां पर बोरोबुदुर क्या है, जावा का प्रसिद्ध स्मारक है बोरोबुदुर। वहां पर लेख लिखा गया है, उससे पता चलता है कि 9वीं शताब्दी में वहां बौद्ध धर्म का हीनयान, आपको पता है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में। तो बौद्ध धर्म का जो महायान था, महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का 9वीं शताब्दी में जावा में विख्यात हो चुका था। इसके बारे में साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, तो यह मिलता है जावा के प्रसिद्ध स्मारक बोरोबुदुर से। यूपीएससी का प्रश्न है, याद कर लेंगे। तो स्मारक और भवन भी हो गए। सिक्के, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र इसे बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, छोटे एग्जाम्स में प्रश्न बनता है, यूपीएससी ऐसे छोटे हल्के प्रश्न बनाता ही नहीं है। उसे पता है कि हमारे और आपके जैसे लोग रट्टा मार के बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देगा, फंसाएगा आप लोगों को, ठीक। हाँ, न्यूमिस्मेटिक्स दे सकता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले तो कसम खा लेते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है, इसी डर वजह से मुझे न्यूमिस्मेटिक्स भी हिंदी में लिखना पड़ा है। कहीं आप लोगों को इंग्लिश ना दिख जाए, कह दो कि सर इंग्लिश में बता रहे हो। खैर कोई बात नहीं, इंग्लिश सबको भी नहीं आती, ठीक। चलिए, मुद्रा का प्रकार क्या था, तो धातु मुद्रा थी, आहत सिक्के चलते थे, आगे बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सिक्के नहीं थे। मुहर और मनकों द्वारा व्यापार का संचार किया जाता था। अगर प्रश्न बना कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था, ऑप्शन दे दिया, मुहर, सिक्के, मन के, ए और बी। मतलब कि ऐसे यार क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है सही से। मुहर और मन के अगर ऑप्शन में आ रहा है तो इसे आप लोग टिक कर देंगे, ठीक। चलिए आगे आते हैं, फिर से बोल दूं, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था, तो मुहर और मनके थे, सिक्का नहीं था। बस ये याद रखना है, सिक्का नहीं था, मुहर और मनके थे। आहत सिक्के किसे कहते हैं, स्पष्ट चिन्ह नहीं होता, कोई लेख नहीं होता, ठोक बजाकर बनाया जाता है। लोहे को पिघलाया जाता है, उस पर आघात किया जाता है। ठोक बजा के मतलब गांव की लैंग्वेज है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ना, आप लोग बोर ना हो जाए। कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, कहीं से बोरिंग लगा आप लोगों को, इतने सही तरीके से एक्सप्लेन हो रही है चीजें, मजा आ रहा है। किसी दिन लाइव में मिलिए तो बताऊं आप लोगों को कैसे पढ़ा जाता है। लेख वाले सिक्के कब आए, एक्सप्लेन हो चुका है। उत्तर पश्चिम भारत में जब बैक्टीरिया के हिंद यूनानी शासक यहाँ अधिकार करते हैं उत्तर पश्चिमी भारत पर, तो यह एक प्रणाली लेकर आते हैं सिक्का निर्माण की, जो लेख वाले सिक्के थे। इन्हीं को देखकर भारत के जितने शासक थे उन्होंने कॉपी कर लिया और लगे फोटो छपवाने, उस पर लगे अपना नाम लिखवाने, अपनी उपलब्धियों को लिखवाने लगे। तो ये सारी चीजें निकल के आई। कब भारत में लेख वाले सिक्के कब आते हैं, तो जब उत्तर पश्चिमी भारत पर बैक्टीरिया के हिंद यूनानी शासक अधिकार करते हैं, उनको देख कर, क्योंकि वो वहां से पद्धति लाते हैं कि सिक्कों पर लेख होना चाहिए, फोटोज वगैरह होने चाहिए, ठीक। तो इस वजह से भारत के लोगों ने भी इसे देखा, लोगों क्या मतलब शासकों ने, और इसे अपने आप पर लागू कर लिया। मूर्तियां धार्मिक आस्था का प्रतीक है कि उस समय कौन सा धर्म चलता था, मूर्ति पूजा होती थी नहीं होती थी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कट कर सकते हैं आपको, ठीक। चित्रकला, तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। मैंने बताया ना कि उस समय के लोग कैसे अपना जीवन जीते थे, कैसा रहन सहन था, इन सब के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी अगर मिलती है तो चित्रकला पर। देखिए आप लोग जो ड्राइंग करते हैं ना, वही करते हैं ना, ड्राइंग कला वगैरह बनाते हैं, जो आप देखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है, आपके लाइफ का एक पार्ट है, वही आप लोग लिखते हैं। तो उस समय के लोग ऐसे थोड़ी ना थे यार कि उस समय जानवरों का शिकार हो रहा है, वो वहां पर बना देंगे S-400 राफेल, ऐसा थोड़ी ना बनाएंगे।
जो वो देखते थे वही बनाते थे, और जो उन्होंने दीवार पर लिख दिया आज हमारे लिए वह अतीत हो गया, और उसे देखकर हम एनालिसिस करते हैं कि उस समय के लोगों की थिंकिंग क्या थी, जैसे हमारी आपकी है इस समय। ठीक, तो अजंता की गुफा में क्या मिलता है? माता और शिशु की फोटो मिलती है, बनाई गई है चित्रकला। मरणासन में राजकुमारी, तो ये सब पता चलता है कि उस समय राजकुमारियां भी होती थी, माता और शिशु में भी प्रेम था, मतलब उस समय से भी मातृ सेवा थी। बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के आती हैं, जिसकी जैसी थिंकिंग वैसा वह सोचता है नहीं? रामायण में एक चौपाई है कि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जो जिस हिसाब से देखेगा उसे वैसा लगेगा। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश किया कि सही तरीके से फुल रिलैक्स मोड में आप लोगों को मैं चीजें एक्सप्लेन करी, और आप लोग सीरियस होकर लीजिए इसे और नोट डाउन करिए। मुझे फिर से लाइव क्लास लेकर चिल्लाना ना पड़े, और उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं बोल सकता क्योंकि आप सब हमारे साथ के ही हैं। तो कोई नहीं, सही से आप लोग क्लास अटेंड करते रहिए, जितने लोग हैं इतने ही रहिए, लेकिन सीरियस रहिए। ठीक है ना? हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो तो आप लोग शेयर करेंगे नहीं, ये मुझे पता है, कहने से कोई मतलब नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।